Hello everyone, this is Ritu Chaudhary. Today we will continue with chapter number 6 of Civics, Political Parties. This is the third video lecture of this chapter. In the previous video lectures we have discussed about the meaning, function and necessity of the political parties. So in this part we are going to discuss about the national parties. Student, democracies that follow the federal system all over the world tend to have two type of the political parties, and that are the national political parties and the regional political parties. So the national political parties which have the countrywide party are called the national political parties, and the regional political parties and which have in a particular region are called the regional political parties. So in this part we are going to discuss about the national political parties. National political parties are registered with the Election Commission of India. So in class 9th you have studied well about the election commission, the powers and function of the election commission. तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है कि इलेक्शन कमीशन के जो पावर फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं. तो जो इलेक्शन कमीशन है दैट treat all the parties equally. Okay, so it offer some special facilities to the large and the established party. जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, जो रिकोगनाइज्ड पार्टी हैं, जो नेशनल पार्टीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन जो है इनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ देता है और इनको मतलब प्रॉपर सिम्बल्स अलॉट करता है, यूनिक सिम्बल्स जो है इनको अलॉट करता है. एंड ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज़ दैट स्पेशल सिम्बल्स. राइट, सिम्बल्स आपको पता ही है कि जैसे बीजेपी का कमल का फूल है, कांग्रेस का देखिए तो एक हाथ है. तो इन दिस वे ये यूनिक सिंबल जो हैं दैट आर अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो अभी सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि जो नेशनल पार्टी है वो हर स्टेट में जिसकी यूनिट है, कंट्री वाइड जो पार्टी है दैट आर द नेशनल पार्टी. सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कि फुलफ़िल करना पड़ता है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए. राइट, तो एट प्रेजेंट देर आर 7 national parties that were allotted by the election commission of India according to the, if we will see that up to the 2017. right, 2017 तक अगर हम देखें तो अब तक की जो 7 है नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन ने जिनको सिंबल प्रोवाइड कराई हैं और जो रजिस्टर्ड हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए. सो ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन. कोई भी पार्टी जो लोकसभा के इलेक्शन होती हैं, जो लोकसभा के इलेक्शन कौन से होती हैं, जब प्राइम मिनिस्टर बनती हैं. राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होती है, यानी कि जो लोकसभा के इलेक्शन में किसी भी पार्टी को अगर 6% ऑफ सीट्स मिलती हैं, वोट मिलती हैं, जैसे कि अगर टोटल वोट जो डाली गई है वो 100 वोट डाली गई हैं तो 100 में से 6 वोट किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को मिलनी चाहिए. अब और में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो किसी भी पार्टी को 6% ऑफ वोट मिलनी चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, या फिर 6% ऑफ वोट इन द असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट. राइट, असेंबली जो लेजिस्लेटिव के जो हमारे इलेक्शंस होती हैं, स्टेट जो इलेक्शन होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उनमें कम से कम 4 स्टेट के अंदर असेंबली इलेक्शन के 4 स्टेट के अंदर वो पार्टी होनी चाहिए और 4 स्टेट में उसको 6% सीट मिलनी चाहिए. तो इन दोनों में से एक क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल करना है और साथ में क्या होना चाहिए कि विन एट लिस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन, और लोकसभा इलेक्शन में कम से कम उसके पास 4 सीटें होनी चाहिए. यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा में 543 हैं, तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कम से कम 4 सीट उस पर्टिकुलर पार्टी को होनी चाहिए. तभी हम किसी भी पार्टी को, नॉट हम, तभी भी जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी जो है वो डिक्लेयर कर देगा. राइट, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि 6% ऑफ वोट इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में या तो 6% ऑफ वोट उसको मिलनी चाहिए या फिर असेंबली इलेक्शन में उसको मिलने चाहिए. असेंबली इलेक्शन के अंदर 4 स्टेट के अंदर
4 स्टेट के अंदर उसको 6% ऑफ वोट मिलनी चाहिए। इन दोनों में से तो और है एक क्राइटेरिया, और साथ में क्या होना चाहिए, विंस एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के अंदर कम से कम 4 सीटें भी, यानी कि 543 सीट में से 4 सीट उस पर्टिकुलर पार्टी की होनी चाहिए, तो उस पार्टी को हम डिक्लेयर कर देंगे नेशनल पार्टी। स्टेट पार्टी के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, उसका क्राइटेरिया भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम सिर्फ नेशनल पार्टी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 recognized national parties in the country till 2018 by the Election Commission of India। 2018 तक अगर हम बात करें तो 7 जो है वो नेशनल पार्टी जो है वो डिक्लेयर हो गई हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द फॉलोइंग पार्टीज एज नेशनल पार्टी। वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द 7 पार्टीज। वैसे बेसिकली प्रॉपर डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे नहीं आता है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो आपको इनको अच्छे से स्टडी करना है, राइट। सो नंबर 1 इज़ द नेशनल कांग्रेस पार्टी। ओके, INS के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। तो जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, पॉपुलरी नोन एज द कांग्रेस पार्टी, इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 1985 में, जो भी मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है दैट आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, उनको भी आप अंडरलाइन करेंगे बुक में। तो ये इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 1985 में हुई थी, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी। और इसकी जो फॉर्मेशन की थी बाय द A.O. ह्यूम, ये इंडियन नहीं था, ये एक ब्रिटिशर्स था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो फॉर्मेशन की थी। एंड इट ऑल्सो प्लेड एन डोमिनेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स इन द नेशनल एंड द स्टेट लेवल फॉर द सेवरल डिकेड्स। बहुत सारे सालों तक इसने राज किया है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और रूलिंग पार्टी एट द सेंट्रल टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 to 1989, एंड आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन बट इट कॉन्टिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। इसकी पूरी के पूरी मतलब देश के अंदर इसकी काफ़ी मतलब सीटें इसको मिली थी, और काफ़ी सालों तक, लगभग 30 साल के आसपास, 3 डिकेड तक इसने, 3 दशक तक इसने राज किया था पॉलिटिकल पार्टी में कम्प्लीटली। सिंबल इन पार्टीज़ क्या आपको अच्छे से लर्न करनी है, सिंबल्स आपको याद होनी चाहिए कि कांग्रेस का सिंबल क्या है, बीजेपी का क्या है, या फिर एनसीपी का क्या है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइडियोलॉजीज ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की आइडियोलॉजीज क्या हैं, यानी कि कांग्रेस की फिलोसॉफी क्या रही है। इट इज़ द सेंट्रिस्ट पार्टी। सेंट्रिस्ट स्टूडेंट, देर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स, वन इज़ द राइटिस्ट एंड अनदर वन इज़ द लेफ्टिस्ट। हम बात करते हैं राइटीज़, हम कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में इनकी फ़िलोसॉफी जो है वो राइटीज़ है, राइटी विंग है, ये लेफ्टी विंग है। तो राइटीज़ बेसिकली क्या होती हैं, राइटीज़ वो विंग होती है जो अपनी जो ओल्ड हेरिटेज है उसके साथ ही उनको आगे बढ़ना अच्छा लगता है, यानी कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको साथ लेके चलती हैं। अपने मतलब जितना भी हमारा जो रूट है उसको अपने साथ लेके चलते हैं, दैट आर द राइटीज़। राइटीज़ जैसे कि बीजेपी जो है वो राइटी विंग को फॉलो करती है। एंड लेफ्टीज़ वो होती हैं जो प्रॉपर चेंज चाहती हैं, वो पीपल जो स्पेशली जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है ना सोसाइटी का, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली उनके लिए वर्क करता है, उनको ऊपर उठाना चाहता है और सोसाइटी में इक्वलिटी चाहता है। और जो जितनी भी हमारी पुरानी परंपराएं, कस्टम, ट्रेडिशंस हैं, उनके साथ नहीं चलना चाहता। जो लेफ़्ट विंग है हमारी, वो कुछ चेंज चाहती है, कुछ नयापन चाहती है सोसाइटी के अंदर। तो जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है ना, वो है सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी। वो ना तो लेफ्टीज़ को फॉलो करती है, ना राइटीज़ को फॉलो करती हैं, मतलब एक सेंटरिस्ट पार्टी है, यानी कि वो अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं कुछ कुछ उनको भी साथ लेके चलना चाहते हैं और कुछ चेंज भी चाहती हैं। सो ये अपनी आइडियोलॉजी, इनकी ओरिएंटेशन है। द पार्टी सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आनी चाहिए, ओके, बट विद ए ह्यूमन फेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी पुराने कल्चर, पुरानी ट्रेडिशन को बिल्कुल ही छोड़ दें, और एकदम से मॉडर्निटी में ये बिलीव करती है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि हम अपनी सारी पुरानी चीज़ों को कम्प्लीटली हम उनको गिव अप कर दें।
और ह्यूमन बीइंग का एक मतलब फेस होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग की वैल्यूज़ को हमें सामने रखना है, उनको मतलब नहीं छोड़ना हमें। द पार्टी हैज़ फुल फेथ इन द सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स दैट ऑल रिलीजन आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। ओके, सेकुलर कंट्री तो हर एक को इक्वल मानना चाहती है, किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं समझना चाहती। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, तो ये किस में विश्वास करती है? सेकुलरिज्म में विश्वास करती है। एंड द पार्टी एम्स एट द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटीज़। पूरे तरीके से ये माइनॉरिटीज़ को और वीकर सेक्शन को ऊपर उठाने में बिलीव करती है कांग्रेस पार्टी। और अगर हम बात करें इसके लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि यूपीए, मैंने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में भी आपको बताया था, जो इसका अलायंस है गवर्नमेंट का, फ्रॉम 2004 टू 2019 तक ये है। एंड इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वोन द 52 सीट। कांग्रेस को 52 सीट मिली थी 2019 लोकसभा इलेक्शन के अंदर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्टी। नेक्स्ट पार्टी इज द भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी। ओके, द पार्टी फाउंडेड इन 1980 में इसको फाउंड किया गया बाय रिवाइविंग द भारतीय जनता संघ। देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1980 में ही ये पार्टी की फॉर्मेशन हुई है। इस भारतीय जनता पार्टी की फॉर्मेशन एक्चुअली जो इसकी रूट है वो भारतीय जनसंघ में है। और भारतीय जनसंघ की फॉर्मेशन की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। उसके बाद ये स्प्लिट हो गया था, स्प्लिट होकर भारतीय जनता पार्टी बनी थी। और फिर उसके बाद अगेन भारतीय जनता पार्टी का स्प्लिट होकर दोबारा से ये बन गई थी भारतीय जनता पार्टी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यही लर्न करना है कि जो इसकी रूट है वो हमारी भारतीय जनसंघ के अंदर है। भारतीय जनसंघ बना था 1951 में, और वहीं से इसकी आइडियोलॉजी, क्योंकि आइडियोलॉजी का तो बेस वही है ना भारतीय जनसंघ से, तो वहीं से बेसिकली इसकी जो आइडियोलॉजी है वो चली आ रही है। तो हम इसको लर्न करेंगे कि इसकी जो फाउंडेशन हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो कब हुई थी? 1980s में हुई थी, बाय रिवाइविंग द भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता संघ हम इसको कह सकते हैं, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। अब इसको आपको सिंबल लर्न करना है इसका। अब इसकी बेसिकली आइडियोलॉजी क्या है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि इंडियाज़ एंशियंट कल्चर एंड द वैल्यूज़, ये जोर देती है, एक ये बिल्ड करके रखती है स्ट्रॉन्ग जो है मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम इंडियाज़ एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बीजेपी पार्टी है वो लेफ्टीज़ विंग में बिलीव करती है, तो ये लेफ्टीज़ हैं, सॉरी नॉट लेफ्टीज़, राइटी विंग में बिलीव करती है, तो ये राइटीज़ हैं। तो राइटीज़ विंग बेसिकली क्या चाहती हैं? राइटीज़ विंग ये चाहते हैं कि जो हमारी पुराना कल्चर है, पुराना कस्टम है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, एंशिएंट वैल्यूज़, हमें उन्हीं आइडियोलॉजी पे चलना है और उन्हीं में हमको बिलीव करना है, राइट। और ये क्या कह रही है कि कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व। अब हिंदुत्व का मतलब यहाँ इज़ नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि ये बिलीव करती है हिंदू रिलीजन में, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व का मीनिंग होता है द आर्ट ऑफ लिविंग। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है। हिंदुत्व मीन्स द आर्ट ऑफ लिविंग, मीन्स अगर हम अपने एंशिएंट में जाएंगे, पास्ट में देखेंगे, तो जो हमारा जितनी भी आर्ट ऑफ लिविंग है वो सारा का सारा बेस हमारा यहीं से लिया गया है, हिंदुत्व से, राइट। तो ये बिलीव करती है कि जो हमारी आर्ट ऑफ लिविंग है, जो हमारे जो फोर फादर्स थे, वहाँ से हमने जो कुछ सीखा है उसी को हमें आगे बढ़ाना है। और ये बिलीव करती है किसमें? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में। अब ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है कि एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द ह्यूमन बीइंग, सब कुछ ह्यूमन बीइंग के चारों तरफ घूमता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग ही है जो कुछ है। तो इंटीग्रल ह्यूमन बीइंग में विश्वास रखती है। अंत्योदया मीन्स होता है कि द लास्ट ह्यूमन बीइंग
शुड प्रोवाइडेड ऑल द स्कीम्स, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सिर्फ अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक ही सीमित ना रहें, बल्कि वो जो उस लाइन में सबसे लास्ट में जो आदमी खड़ा है वहाँ तक भी वो स्कीम पहुँचनी चाहिए। मीन्स जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ तक भी सारी की सारी जो स्कीम्स हैं वो पहुँचनी चाहिए। तो इस तरीके से जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व है, इंटीग्रल ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमनिज्म है एंड अंत्योदय है। और ये अपने पुराने एंशियंट जो कल्चर है उसके अंदर बिलीव करती है एंड दे वांट फुल टेरिटोरियल्स एंड द पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। और ये अपनी आइडियोलॉजी थी इनकी कि पूरा का पूरा भारत एक हो, और वो बीजेपी ने कर दिखाया है। जो आर्टिकल 370 था उसको रिमूव कर दिया गया है, अब जम्मू कश्मीर प्रॉपर जो है वो भारत का ही पार्ट है। So that were the ideologies of the BJP, right? So now we will move forward to the next party. Next one is the Communist Party of India. मार्क्सिस्ट पार्टी भी इसको बोलते हैं, CPIM। देखिए आपकी बुक में बेसिकली दो पार्टी दी गई हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि CPI है, और दूसरी पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बाद क्या लगा दिया गया है, मार्क्सिस्ट लगा दिया गया है। यानी कि जो कार्ल मार्क्स की फ़िलोसॉफी को, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को जो फॉलो करती हैं। और कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या थी कि बिलीव इन द सोशलिज्म, बिलीव इन द कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म या सोशलिज्म का मतलब होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज विल बी इक्वली डिवाइडेड। जितना भी बेनिफिट है वो सबको इक्वल मिलना चाहिए, जितने कंट्री में रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होना चाहिए सारे रिसोर्सेज का, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यानी कि कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, सोशलिज्म आइडियोलॉजी होनी चाहिए। तो जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट है, ये इसी की, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CPIM। तो जो CPIM है वो CPI की ही ब्रांच है, इसका स्प्लिट हो गया था CPI की फॉर्मेशन बेसिकली हुई थी 1925 में, और जो बिलीव करती थी किसमें, मार्क्सिज्म में और लेनिनिज्म में। लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म दोनों की सेम ही आइडियोलॉजी थी, ठीक है। इन दोनों की आइडियोलॉजी क्या थी, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, द आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म। तो इसमें बिलीव करती है, सेकुलरिज्म में बिलीव करती है, एंड द डेमोक्रेसी। और ये किस में बिलीव करती है, डेमोक्रेसी में। और जब इसका स्प्लिट हुआ था 1964 में, स्प्लिट होकर ये पार्टी बन गई थी अलग से, जिसका नाम रखा गया था CPIM। यानी कि स्ट्रोंगली फॉलो करती है सोशलिज्म के आइडिया को, रेडिकल अपनी जो व्यूज़ हैं वो दिखाती है ये वाली पार्टी जो है आपकी CPIM। और ये इसका आपको सिंबल जो है वो इसका लर्न करना है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1964 में, और जो CPI जो आपकी बुक में एक और पार्टी दी गई है, CPI की फॉर्मेशन हुई थी 1925 में। यू हैव टू मार्क इन योर बुक ऑल्सो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मैंने आपको बताई दी है कि इसकी जो आइडियोलॉजी बेसिकली क्या है, मार्क्सिज्म एंड द लेनिनिज्म के आइडिया को सपोर्ट करती है, सोशलिज्म को सपोर्ट करती है, द आइडिया ऑफ USSR, और ये सेकुलरिज्म चाहती है, डेमोक्रेसी चाहती है, राइट। और ये कम्युनलिज्म को क्या करती है, अपोज करती है, इम्पेरियलिज्म को, कम्युनलिज्म को अपोज करती है। कि जो कम्युनलिज्म है यानी कि जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, कम्युनिटी के बेस्ड पर, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनको ये अपोज करती है। एंड द पार्टी कॉन्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड द हेल्पफुल मीन ऑफ द सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। भारत में पूरे तरह से सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो होना चाहिए। और बेसिकली जो जिन स्टेट्स के अंदर इसका डोमिनेशन है CPIM का, वो कहाँ पे है, केरला के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, पंजाब के अंदर, आंध्र प्रदेश एंड द तमिलनाडु। एज वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर व्हेन वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कैसे बनाया जाएगा, वो हमने डिस्कस किया था। बार बार मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल पार्टीज़ के बारे में जिसके 6% ऑफ वोट हो लोकसभा इलेक्शन में, या फिर 6% ऑफ वोट हो इन असेंबली इलेक्शन के अंदर इन द 4 स्टेट। अब यहाँ पे 4 स्टेट की हमने बात कर ली है जहाँ पे इसको मिली है 6% वोट। तो ज़्यादातर डोमिनेशन है इसका केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश एंड द तमिलनाडु, राइट। और अगर हम बात करें कि 2000 इलेक्शन लोकसभा के अंदर, तो इस पार्टी को
मिली थी, 2 सीटें मिली थी। अभी रिसेंटली जो हमारे 2019 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसके अंदर CPI-M को मिली थी 2 सीट्स, राइट? That's all about today's lecture. The rest part of the lecture we will discuss in the next video lecture. So thank you for being with me.